मैंने अहद की तरफ देखता तो वो बेड पर बैठा कार्टून बना रहा था। अहद बेटा, मोमना किस आंटी की बात कर रही है? मैंने पूछा। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। पता नहीं मामा, मैंने तो किसी आंटी को नहीं देखा, और सर झुकाकर फिर अपना काम करने लगा। खैर, मैंने इस बात पर कोई खास तौजा न दी। आपको तो पता है कि मोमना कितनी शरारती है। मैं समझी दूध न पीने का बहाना बना रही है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मोमना की आवाज मेरे कानों में पड़ी। आंटी, आप कहां चली गई थी? मैं फौरन वापस मुड़ी और अंदर झांक कर देखा तो कमरे में उन दोनों के सिवा कोई न था। मोमना फिर हैरान सी चारों तरफ देखकर पुकार रही और मैं दोनों बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वो खासी उलझी हुई और परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं बच्चे, उमूमन ऐसी शरारतें करते रहते हैं। लेकिन उसी रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे मजीद उलझा दिया। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए बेसुध होकर सोया। चांक किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा देखा तो साइमा मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इशारे से मुझे अपने पीछे आने का कहकर वो दब्बे पांव चलती हुई दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैं भी उसके पीछे आ गया। इसने मुझे अंदर झांकने का इशारा किया। मैंने एहतियात से अंदर झांका। दोनों बच्चे बेखबर सो रहे थे। मैंने सवालिया नजरों से साइमा की तरफ देखा, जिसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा हुआ था। फिर आहिस्ता से पूछा, क्या बात है? उसने भी अंदर देखा और हैरान हो गई। फिर भागकर अंदर गई और जाकर मोमना को उठाकर सीने से लगा लिया और मुझे अहद खां को उठाने का इशारा किया। उसकी आंखों से आंसू जारी थी। हम दोनों बच्चों को उठाए अपने कमरे में आ गए। उसने मोमना को अपने सीने से लगा रखा था। मैंने उससे मोमना को लेकर आहिस्ता से बेड पर लिटा दिया। अहद को मैं पहले ही लिटा चुका था। फिर कूलर से पानी का गिलास भरकर साइमा को दिया, जिसे उसने एक सांस में खाली कर दिया। वो ऐसे डर रही थी जैसे मेलों भागती हुई आई हो। पानी पीने के बाद उसके हवास कुछ बेहाल हुए तो मैंने पूछा, साइमा क्या बात है, क्या था कमरे में? उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मोमना के हंसने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। पहले तो मैं समझी वो नींद में हंस रही है। मैं नेदूसरी तरफ सोने की कोशिश करने लगी थी कि अचानक मोमना की आवाज आई। आंटी फिर मुझे झोला झल्लाए में फौरन उठकर गई। ये कहकर उसने ओयक झरझरी ली और मेरे बाजू से लग गई। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने उसे तसल्ली देते हुए पूछा। क्या था बच्चों के कमरे में? उसने नाकाबिल यकीन सी बात बताई। फारूक, आप यकीन करें, बच्चों के बेड पर एक नहायत हुसीन औरत बैठी मोमना को अपने बाजुओं में झोला झुला रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, उसने मेरी तरफ देखा। आतना कहकर साइमा ने सुई हुई मोमना पर हाथ रख दिया। फारूक, आप शायद मेरी बात का यकीन न करें। इस औरत ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और मोमना को बेड पर लिटाकर अचानक मेरी आंखों के सामने गायब हो। मैंने उसकी बात गौर से सुनी, लेकिन सच पूछें तो इस वक्त मुझे साइमा की बात पर बिल्कुल यकीन न आया। मैंने महज उसकी तसल्ली की खातिर कहा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। फिर उसके इत्मीनान के लिए साइड टेबल की दराज से गुण निकाला और उसे गोद में रखते हुए कहा, अब अगर कोई आया तो बचकर नहीं जा सकेगा। मेरी तसल्ली से वो जल्द ही दोबारा नींद की वादियों में खो गई। 2 या 3 दिन बाद की बात है। अभी मुझे बैनक पहुंचे ज्यादा देर न हुई थी कि साइमा का फोन आ गया। फारूक, आप फौरन घर आ जाएं। उसकी आवाज में घबराहट थी। खैरियत तो है? मैंने पूछा। फारूक, मैं कह रही हूं, आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं उसी वक्त घर पहुंचा तो साइमा दोनों बच्चों के साथ बाहर लान में खड़ी थी। उसकी आंखें सर्ख थीं। यकीनन वो रोती रही थी। मोमना को उसने उठाया हुआ था और अहद खां के साथ लगा रखा था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, वो तीर की तरह मेरी तरफ आई, अंदर बेडरूम में जाकर देखें। मैं फौरन बेडरूम की तरफ गया। अंदर जाकर देखा तो कुछ भी न था। साइमा दोनों बच्चों को लिए बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हैरत भरी नजरों से अंदर की जानब देख रही थी। क्या बात है साइमा? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? वो रोने लगी। मुझे अपने लहजे का एहसास हुआ। मैंने नर्म लहजे में दोबारा इससे पूछा, कुछ बताओ तो सही, आखिर बात किया है? उसने फिर एक ऐसी बात बताई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। फारूक,
मैं बच्चों के लिए दूध बनाकर अंदर आई तो देखा दोनों बच्चे मिठाई खा रहे हैं और रात वाली औरत उनके पास खड़ी है। फिर फरियादी नजरों से मेरी तरफ देखकर बोली, फारूक, मुझे इस घर से कहीं दूर ले जाएं। हम इस घर में नहीं रहेंगे प्लीज। आप कोई और घर तलाश करें। मैंने उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि तसल्ली दी, ठीक है, कोई और घर तलाश करते हैं। लेकिन मुझे साइमा की बात से इत्तेफाक नहीं था। शायद भरे घर से आने के बाद वो है तन्हाई महसूस करने लगी थी। मैंने बच्चों से पूछा। उनका कहना था एक आंटी उनके साथ खेलती और उनको खाने पीने की अशिया लाकर देती हैं। खैर, मैंने सोचा अमरान है से कहकर किसी दूसरे घर का बंदोबस्त करता हूं। रात को साइमा ने बच्चों को अपने साथ सलाया और मैं दूसरे कमरे में सो गया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद मैंने कहा, मैं हूं बिनुक जाते हुए तुम्हें नाजिश के घर छोड़ दूंगा। दफ्तर के बाद में और उमरान मकान तलाश करते हैं। 1-2 दिन में मकान मिल जाएगा और हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। साइमा कुछ शर्मिंदा सी थी, कहने लगी, मेरी वजह से आप भी परेशान हो गए हैं। पता नहीं ये सब क्या है, कहीं मेरा वहम ही ना हो। कुछ भी है, अब हम इस मकान में नहीं रहेंगे, ख्वाह मख्वाह। परेशानी पालने से क्या फायदा, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। साइमा ने मुझे खुदा हाफिज कहा और बिनक चला गया। मसरूफियत की वजह से मकान वाली बात मेरे जहन से निकल गई। दूसरी रात भी मैं साथ वाले कमरे में सो गया। रात न जाने कौन सा पहर था, अचानक मेरी आंख खुल गई। यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बेड पर कोई और भी मौजूद है। कमरे में 0 पावर का बल्ब ऑन था। मैंने क्रूड बदलकर देखा तो साइमा बेड के दूसरे किनारे पर मेरी तरफ देख रही थी। सियाह घने बाल उसकी पष्ठ पर फैले हुए थे। उसने मड़कर मेरी तरफ खुमार आलूद नजरों से देखा। हुसैन आंखों में प्यार का समंदर ठाठे मार रहा था। उसके हाथ में ताजा गुलाब था जिसकी खुशबू से कमरा महक रहा था। उसने गुलाब मेरी नाक से लगा दिया। खुशबू से मेरा वजूद मौतरा हो गया। मैंने उसे हाथ से पकड़ूं तो पके हुए फल की तरह मेरी ऊपर आन गई। यूं तो साइमा के अंदाज में हमेशा खुद स्पर्दगी हुआ करती, लेकिन आज उसकी हर अदा में एक खास किस्म का वालहानापन था। वो जैसे मेरे वजूद में छा गई। कमरा उसकी मौतर सांसों से महक गया। हम एक दूसरे में खो गए। उठें खां साहब, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? आप तो सुबह सवेरे जागने के आदी हैं, आज क्या हो गया? साइमा ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। ये खूब कही तुमने, रात को सोने नहीं दिया। अब कह रही हो रात को नींद नहीं आई। बड़ी चालाक हो। मेरी आंखों में अभी तक गुजरी रात का खुमार था। ख्वाब फिर किसी वक्त देख लीजिएगा, अब उठ जाए, नमाज कज़ा हो जाएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसी। काश ऐसे सपने तो हर रोज आया करूं। वैसे रात जो मोहब्बत मुझे तुमसे मिली है उसके लिए शुक्रिया। अरे ये गुलाब का फूल कहां से आया? वो चौंक कर तकिए की तरफ देखने लगी। लान में तो अभी गुलाब के पौधों पर फूल लगे ही नहीं। अब की बार मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम रात को खुद ही तो लाई थी। मैं कहां से गुलाब लाती भला? वो हैरत से गुलाब के फूल को देख रही थी। मैं उसकी बात सुनकर उठ बैठा। रात को मैं भी हैरान था कि तुम ये ताजा फूल कहां से लाई हो, लेकिन तुमने सोचने का मौका ही नहीं दिया। खां साहब, संजीदा हो जाएं, मैं ये फूल नहीं लाई और रात को तो मैं आपके कमरे में आई ही नहीं, बल्कि कुछ जल्दी सो गई थी। सुबह सुबह इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। मैं हंस पड़ा। आपकी कसम में सच कह रही हूं। इसके लहजे की संजीदगी से मैं हैरान रह गया। साइमा कभी भी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। रात को आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। अगर मैंने ख्वाब देखा है तो ये गुलाब का ताजा फूल कहां से आया? वाकई बात तो आपकी सही है। हम दोनों कुछ देर बैठे यही सोचते रहे। फिर उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ते के टेबल पर पहुंच गया। इस वाकये ने मुझे बड़ी तरह उलझा दिया था। अगर वो साइमा नहीं तो फिर कौन थी? ये सवाल बार बार मेरे जहन में डंक मार रहा था। मैं उसे ख्वाब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक तो ख्वाब इतना वाज़ेह नहीं होता, फिर वो गुलाब का ताजा फूल। यूं तो साइमा के अंदाज में हमेशा मेरे लिए प्यार होता था, लेकिन गुज़श्ता रात उसके अंदाज में ऐसी वारफतगी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। साइमा का इस बात से सख्ती से इनकार करना कि कल रात वो मेरे कमरे में आई ही नहीं, ये सब क्या है? मैं जितना सोचता इतना ही उलझता गया। साइमा, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? मैंने नाश्ता करते हुए पूछा।
उसकी आंखों में उलझन थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, या बाज औकात इंसान नींद में वो काम कर गुजरता है जिसका उसे जागने पर एहसास भी नहीं होता। मैंने उसे समझाया, अगर आपकी बात को सच भी मान लिया जाए तो गुलाब का फूल कहां से आया। उसकी दलील काफी मजबूत थी। मैंने कुंधे उचकाए। ऐसे सिर खपाने से कोई फायदा नहीं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। जब मैं बीनक के लिए रवाना होने लगा तो साइमा ने मुझे याद दिलाया, आज जरूर आप अहद और मुमना के एडमिशन के लिए किसी अच्छे से स्कूल के बारे में मालूम करें। ठीक है, आज जरूर ये काम कर लूंगा। साइमा ने मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत किया। उस दिन मैं बीनक जाकर कुछ ऐसा मसरूफ हुआ कि सर खुजाने की फुर्सत न मिली। हाँ साहब, क्या सारे साल का काम आज ही खत्म करना है? इमरान ने अंदर दाखिल होकर कल्लाक की तरफ इशारा किया। देखो क्या टाइम हो गया है, सारा स्टाफ जा चुका है। आज तो वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ और ना लंच का, लेकिन अब इस वक्त क्या खाएं? घर चलकर ही रात का खाना खा लेंगे। ऐसा करो इसलम, चुपरासी से कहो जल्दी से 2 कप चाय बना दे। मैंने चाय भी बनवी ली है और साथ हल्का फल्का खाने का इंतजाम भी कर लिया है। इसने मुलाजिम को आवाज दी, जल्दी से चाय ले आओ। थोड़ी देर बाद इसलम ट्राली धकीता हुआ अंदर आ गया। चाय के साथ बस्कट और समोसे भी थे। चाय पीकर उमरान ने पूछा, चलें खां साहब? दरअसल आज होम गवर्नमेंट मारा नाजिश का आर्डर था कि मैं ठीक 5 बजे घर आ जाऊं। उसे किसी सहेली के बेटे की सालगिरह में जाना है। ठीक है, तुम जाओ, थोड़ा सा काम बाकी है, सोचता हूं खत्म करके ही उठूं। मैंने सामने पड़ी फाइलों की तरफ देखा। अशरफ सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, आपके जाने के बाद लॉक कर देगा। उसने जाते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। इसके जाने के बाद मैं दोबारा काम में मसरूफ हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे सामने कोई खड़ा है। मैंने चौंक कर देखा तो शिशद्र रह गया। मेरे सामने एक हटा कटा तवील उल कामत शख्स खड़ा था। आ सके जिस्म पर सिवाय एक धोती के कुछ न था। गले में उसने कई किस्म की मालाएं पहनी हुई थी। एक मोटी सी माला उसके हाथ में भी थी। सर अंडे के छलके की तरह साफ और दरमियान में एक मोटी सी चोटी जिसे उसने सीने पर डाल रखा था। वो मानी खीज नजरों से मेरी तरफ देखा रहा था। मोटे भदे होंठ हल रहे थे और अंगुलियां माला के दानों पर तेजी से मुतहर्रिक। नंगे जिस्म पर जर्द रंग मिला हुआ था। माथे पर तिलक का निशान उसे हिंदू जाहिर कर रहा था। वो कब आया मुझे बिल्कुल खबर न हुई। सबसे अहम बात यह थी कि बीनक टाइम खत्म होने के बाद उसे अंदर क्यों आने दिया गया। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया, कहीं बीनक में डाकू तो नहीं घुस आए, लेकिन उसका हलिया इस बात की नफी कर रहा था। मैं चौंकि उस इलाका में नया था, इसलिए मुझे मालूम न था यहां हिंदू भी रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? वो अब भी खामोश रहा। मेरा पारा हाई होने लगा। अभी सोच ही रहा था कि उशरफ को बुलाकर उससे पूछूं कौन है ये शख्स और उसे अंदर क्यों आने दिया गया, कि एक गूंजदार आवाज कमरे में अभरी, इस मूर्ख को क्यों तकलीफ देता है? कोई गलती नहीं, वो मेहबजारियों के आगे रोक नहीं बन सकता। कमरे में नागवार फैली हुई थी। मैं पूछता हूं कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैंने अपना सवाल दोहराया। महापुरुषों से इस तरह बात नहीं करते। उसके कशादा माथे पर बल पड़ गए। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहां से। इस मर्तबा मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसे जाली पैर फकीर और साधु लोगों को झूठी बातें बताकर उन पर रोब डालते और रकम बटूरते हैं। मैंने उसे बड़ी तरह झुड़क दिया। उसकी आंखों में एकदम कहर उतर आया। इस बार वो बोला तो उसकी आवाज गुस्से और नफरत से पर थी। यदि देवी का ध्यान न होता तो तुमको देख लेते, हम कितने शक्तिमान हैं, पर हम किसी कारण चुप हैं। महान है देवी। उसने अकीदत से आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से बील बजाई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बील बजाने के बावजूद उसमें से आवाज ना निकली। मैंने दोबारा बटन पर हाथ रखा, लेकिन वही नतीजा निकला। बार बार बटन पर हाथ मारने के बावजूद जब कोई आवाज न आई तो मैं झंझला गया। वो मानी खीज नजरों से मेरी नाकाम कोशिशों को देख रहा था। ओस के चेहरे के तासरात ने मुझे सेख पा कर दिया। दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलवाता हूं। इसकी आंखों में कहर उतर आया। मुझे यहां तेरी मदद के लिए भेजा गया था, परंतु तू मूर्ख है। तुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं कि पंडितों और बाजारियों से किस तरह बात करते हैं।
गुस्से से उसके मुंह से झाग उड़ने लगे। उसकी आवाज गूंजदार और काफी बुलंद है थी। मैं हैरान था कि सिक्योरिटी गार्ड कहां मर गया। क्या उसने आवाज नहीं सुनी होगी? जबकि उसको यह हुक्म था, अगर कोई शख्स जरा सी बदतमीजी से पेश आए तो फौरन पुलिस को फोन करे। मैंने शीशे की खिड़की से बाहर देखा। सामने दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्डगन पकड़े बदस्तूर बैठा था। साधु ने मेरी तरफ देखा। उसके भदे होंठों पर मानी खीज मुस्कुराहट थी। तो वाकई मॉर्क है, इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आई कि वो मेरी आवाज नहीं सुन सकता? यदि ऐसा होता तो वो अब तक अंदर ना आ जाता। मैं हैरान था कि ये सब क्या है। बलाखिर मैंने कहा, बेहतर है तुम खुद यहां से चले जाओ, वरना मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम जैसे बहरूपियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो वाकई मूर्ख है। जाने दीवी को तुझ में क्या दिखाई दिया जो मुझ जैसे महान पंडित को तेरे पास भेज दिया। उसने अपना हर जा सराई जारी रखी। दीवी के भेद दीवी ही जाने। वो महान है। वो दोबारा अपनी किसी दीवी की तारीफ में लग गया। तुम कौन हो और क्या चाहते हो तुम? इस बार मैंने जरा नरम लहजे में पूछा। कि सवाल मेरे जहन में कलबला रहे थे। ये शख्स कौन है? अंदर कैसे आया? उसे मुझसे क्या काम है? दीवी कौन है? मेरे सवालों के जवाब अगर दे सकता था तो वो यही मनहूस सूरत साधु था। इसलिए मैंने लहजा बदलते हुए पूछा, आप तेरी बुद्धि ने काम करना शुरू किया है। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त किए बैठा रहा। सुन मूर्ख, बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरने वाला है। तो तेरी पत्नी हुम्रे क्रिया में रोक बनेगी और दीवी ऐसा नहीं चाहती। इस समय तुझे कुछ बताने आया हूं। इस कायक लफ्ज मेरे पले न पड़ा। मुझे तो तुम्हारी एक बात भी समझ नहीं आ रही। देवी, प्रक्षा, ये सब क्या बकवास है? मैं उस कसम की बातों में आने वाला नहीं। जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। मैंने उसे झड़क दिया। गुस्से से उसका चेहरा सियाह पड़ गया। दीवी की सौगंध, यदि उसका ध्यान ना होता तो मैं तुझे अभी बताता कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। परंतु वो गुस्से से बल खाकर रह गया। उसकी आंखों से बीक वक्त गुस्से और बेबसी के मिले जले तासरात का इजहार हो रहा था। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैंने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। तो बड़ा खुशकिस्मत है जो इतनी बड़ी शक्ति तुझे बैठे बैठाए मिल गई। इस समय देवी ने ही मुझे यहां भेजा है कि तुझ जैसे मूर्ख को समझाऊं कि जिन मुश्किलों में तो पड़ने वाला है उनसे बच जाए। वो खुल्ला में घूरते हुए बड़े प्रासरार अंदाज से बोला, तेरी उस देवी को मुझसे क्या हमदर्दी है जो मुझे बचाना चाहती है? और तो मुझे क्या है समझाने आया है? मैं उसकी फजूल बिकवास से बेजार हो गया था। तू अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे दे, वो बोला। बिकवास बंद कर हरामजादे। मैंने गुस्से में सामने पड़ी पत्थर की वजनी एशटरे उठाकर उसे दे मारी। साइमा के बारे में उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। एशटरे गोली की तरह उसके सर की तरफ गई, लेकिन अगला लम्हा मुझे हैरान कर गया। एशटरे उसके सर से टकराकर यूं पाश पाश हो गई जैसे उसका सर नहीं चट्टान हो। उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई, उनमें बजलियां सी कौंदने लगी। दीवी, मुझे मत रोक। तो जानती है इस मुसल्ले ने मुझ पर वार किया है महाराज अमृतमार पर। मैं उसी समय उसे भस्म कर दूंगा। कुछ देर वो तजब्जब की हालत में खड़ा रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, धन हूं दीवी के जिसने उस समय तुझे मेरे शराब से बचा लिया। परंतु जो हरकत तूने की है उसका बदला तुझे जरूर मिलेगा। वो समय दूर नहीं जब तू मेरे चरणों में पड़ा जीवन भक्षा मांग रहा होगा। मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। ये एक मेहमान साधु का तुझ से वचन है। वो गुस्से से कांप रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो मुड़ा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। मैं फौरन उसके पीछे लपका। बाहर कोई भी न था। एक लम्हे में वो गायब हो गया था। मैं तेज कदमों से चलता हुआ मीन दरवाजे तक गया। इशरफ अपनी ड्यूटी दे रहा था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। किधर गया वो खबीस? मैंने उसके करीब जाकर इधर उधर देखते हुए गुस्से से पूछा। बीनक एक बड़े हाल और मेरे कीबन पर मुश्तमिल था। हाल खाली पड़ा था। किसको ढूंढ रहे हैं साहब? इशरफ ने हैरत से मुझे देखा। तुम किस तरह अपनी ड्यूटी देते हो? मेरी इजाजत के बगैर तुमने उस हिंदवी को अंदर कैसे आने दिया? मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। कौन हिंदू साहब जी? किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो इस वक्त से यहीं बैठा हूं। मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो बारी तरफ बौखला गया। झूठ मत बोलो।
अभी एक हिंदू अंदर आया था, मेरे कमरे में खड़ा बातें करता रहा और तुम कह रहे हो कोई नहीं आया। वो कस्में खाने लगा। उसने किसी को नहीं देखा। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसे सख्ती से ताकीद की, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उसके खिलाफ शिकायत लिख भेजूंगा। सारे वाकये पर मुझे सख्त हैरत थी। कहीं बैठे बैठे मेरी आंख तो नहीं लग गई, मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। मैं बड़बड़ाया, लेकिन कमरे में टूटी हुई एशटरे के टुकड़े इस बात की नफी कर रहे थे। काफी देर में बैठा उलझता रहा, फिर सर झटक कर इन ख्यालात से पीछा छुड़ाया और बीनिक अपनी निगरानी में बंद करवाकर घर आ गया। सारा रास्ता में सोच में गुम रहा। साधु की बातें मेरी समझ में नहीं आई थी। वो किस शक्ति की बात कर रहा था? दीवी कौन थी? वो साइमा को मुझसे अलहदा क्यों कराना चाहता था? इन सवालों के जवाब कौन देता? सोच सोचकर मेरा सिर दिखने लगा। घर में दाखिल हुआ तो साइमा ने हसब मामूल मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। आज इतनी देर कहां लगा दी? रोजाना तो आप 5:30 बजे तक आ जाते हैं। मैंने कई बार बीनक फोन किया, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने फोन रिसीव न किया, तो मैं समझी आप बीनक से निकल चुके हैं। उमरान भाई की तरफ चले गए थे क्या? साइमा ने ब्रीफ केस मेरे हाथ से लेते हुए पूछा। मैं जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोला, सांस तो लेने दो, एकदम इतने सवालात? मैं तो कमरा इम्तिहान में भी कभी इतने सवालात का जवाब ना दे सका था। आस का मतलब है आप लायक शागिर्द नहीं हैं। गुलाबी लब मुस्कुराने लगे। तुम खाना गर्म करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। मैंने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। बच्चे सो चुके थे, हमने खाना खाया। कुछ देर बातें की, काम की ज्यादती की वजह से थकन हो जाया करती है, इसलिए मैं जल्द ही सो गया। दूसरे दिन बैनक पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने अमरान को अपने कमरे में बुलाया और कल जो कुछ यहां हुआ तो बताया। वो मुंह खोले हैरत से मेरी बात सुनता रहा। हैरान किन बल्कि नाकाबिल यकीन बात है खां साहब,